सरफेस फ्री एनर्जी। तो सरफेस फ्री एनर्जी क्या है? सरफेस फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि कितना वर्क हमें रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज दिस एरिया। कितना एरिया इंक्रीज करना है लिक्विड का? स्क्वायर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो आपको सरफेस फ्री एनर्जी यहाँ पे डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपके पास एक लिक्विड की ड्रॉप है, ड्रॉप के ऊपर जब आप कोई चीज रख के उसको प्रेस करोगे तो वो फैलेगी। तो उसका कितना एरिया फैला है, और ऊपर आपने जब उसके ऊपर कुछ रखा तो उसकी कुछ वर्क डन हुआ, वहां पे कुछ एनर्जी लगी जिसकी वजह से आपका लिक्विड का जो एरिया है वो फैला है। वहां पे कितना फैला है? तो ये जो है यही आपकी सरफेस फ्री एनर्जी है कि जब आप किसी चीज के ऊपर वर्क डन करते हो तो वहां उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यानी कि आपका लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जब आप कोई वर्क कोई फोर्स लगा रहे हो तो उसका एरिया इंक्रीज होगा। कितना एरिया इंक्रीज होना चाहिए? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये है आपकी सरफेस फ्री एनर्जी। तो द surface layer of a liquid possesses additional energy as compared to the bulk liquid। जो आपके सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस की लेयर के ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक एडिशनल एनर्जी लगाते हैं एज कंपेरेटिव टू आपके बल्क में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में। तो जो आपका सरफेस, जो आपका लिक्विड है, अगर आपका लिक्विड का सरफेस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपकी जो लिक्विड की एनर्जी है, वो सरफेस की एनर्जी है, वो भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सरफेस हम बोल रहे हैं कि सरफेस के ऊपर जो है एक एनर्जी होती है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो जब आपका लिक्विड है, लिक्विड के आपका सरफेस जब इंक्रीज होगा तो वो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो अगर ये एनर्जी जो है इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फ्री एनर्जी। तो इसको हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा आपका W इक्वल्स टू गामा डेल्टा ए। W यहाँ पे है आपका सरफेस फ्री एनर्जी, गामा है सरफेस टेंशन, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, आपका जो यूनिट्स हैं इसके वो है डाइंस पर सेंटीमीटर या फिर न्यूटन पर मीटर। और आपका जो डेल्टा ए है वो है आपका एरिया जो आपका इंक्रीज हुआ है फोर्स के बाद। तो उसको हम लोग यहाँ पे कौन सी यूनिट्स हैं उसकी? सेंटीमीटर पर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको हम डिटरमाइन करते हैं। और सरफेस फ्री एनर्जी की यूनिट्स आ जाती हैं आपके अर्ग्स में। एनर्जी है, एनर्जी को हम लोग अर्ग्स या फिर जाउल्स में जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है इसको हम और एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस टेंशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द सरफेस फ्री एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। इसके बाद ये देखेंगे जो आपकी स्फेरिकल शेप होती है, आपकी स्फेरिकल शेप किस वजह से होती है कि आपके जो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो है अट्रैक्ट करते हैं, अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से जो है वो आपकी जो लिक्विड है की ड्रॉप है वो स्फेयर से शेप की होती है। ठीक है, each molecule of the liquid has a tendency to move inside the liquid from the surface. Therefore, when the surface is increased, the liquid takes the form of which minimal surface and as a result minimal surface energy। तो हर एक लिक्विड में इतनी एबिलिटी होती है कि जो उसके बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जो सरफेस में मॉलिक्यूल्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, नीचे की ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है नीचे की ओर होने की वजह से जो आपका सरफेस है वहां पे एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो सरफेस है उसकी शेप जो है ड्रॉप की वो स्फेयर शेप में हो जाती है। देन उसके बाद आ जाता है आपका कि फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन को। तो आपके जो फैक्टर्स हैं वो 3 तरह के फैक्टर्स हैं यहाँ पे आपके। एक इंटरनल फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, और टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है इसके ऊपर। इंटरनल फैक्टर्स आपके आ जाते हैं जो आपके सरफेस टेंशन है, जो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो आपस में एक दूसरे के साथ जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन है। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी लिक्विड लिक्विड के बीच में। जो आपका लिक्विड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की फोर्सेस होंगी आपस में, तो वो इफेक्ट करेंगी। देन उसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएगा आपका 2 चीजें आ जाती हैं।
इंटरनल में तो सिर्फ हम लोगों ने जस्ट एक लिक्विड की बात की है। एक्सटर्नल में आपके दो चीजें आ जाती हैं। When surfaces are added to the liquid, these alter the surface interface tension. ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आपने देखा होगा दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो वहां पे जो आपका इंटरफेस बन रही है वहां पे एक फोर्स लगती है, इंटरफेशियल, जिसको हम टेंशन बोलते हैं। तो वो इंटरफेशियल टेंशन हम कम भी कर सकते हैं। किससे कम करेंगे? आपका सरफेस एक्टिव एजेंट से, या फिर आपको जिसको सरफेक्टेंट्स भी बोल सकते हो, वो ऐड ऑन कर देंगे तो वो आपकी जो है इंटरफेशियल टेंशन जो वो कम हो जाएगी और दोनों लिक्विड्स जो है वो आपस में मिसिबल हो जाएंगे। तो ये था आपका एक्सटर्नल फैक्टर। देन उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जो आपकी सरफेस टेंशन है लिक्विड की वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो वीक हो जाएगी। कोहेसिव फोर्सेस, वीक कोहेसिव फोर्सेस वहां पे एक्ट करेंगी। तो यही कारण है कि आपका जो है सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है लिक्विड्स की टेम्परेचर इंक्रीज करने में। और यहाँ पे एक और चीज है कि जहां पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वहां पे सरफेस टेंशन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। देन उसके बाद इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए हमारे पास सरफेस टेंशन को और इस इंटरफेशियल टेंशन को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। एक है आपका कैपिलरी मेथड, एक है आपका डू नॉय टेंसोमीटर। ठीक है, इसको हम रिंग मेथड भी बोलते हैं। फिर है आपका ड्रॉप वेट मेथड एंड ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड में हम लोग स्टेलैग्मोमीटर भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने दो चीजें देखनी है इंटरफेशियल या सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। एक तो देखनी है कि एक्यूरेसी डिजायर्ड, कितनी आपको एक्यूरेसी चाहिए, और दूसरा आपको क्या चाहिए उसमें? सैंपल साइज। ठीक है, साइज ऑफ द सैंपल। तो ये दो जो आपके पैरामीटर्स हैं ये हेल्प करेंगे हमें डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद देखेंगे हम कैपिलरी मेथड। कैपिलरी मेथड में क्या है कि आप देखोगे कि अगर आप कोई कैपिलरी को लिक्विड में डॉप जो है डिप करोगे तो लिक्विड जो है उसमें राइज कर जाएगा अपने आप। वो क्यों राइज करता है? वो राइज करता है, वहां पे दो चीजें एक्ट करती हैं। एक तो है आपकी कोहेसिव फोर्सेस और एक है आपकी एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो ये है आपका क्या होगा कि जो आपका राइज कर रहा है, ये क्यों राइज कर रहा है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ रोल ऑन करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट होंगे आपके मॉलिक्यूल्स। जो आपकी ग्लास की कैपिलरी है उसके मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो राइज कर जाता है ऊपर। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दिया होगा आपको ये किस तरह से मेजर करना है। जो आपकी एच है उसको हम हाइट लेंगे, सरफेस टेंशन जो एक्ट कर रही है, आपका लिक्विड का वेट है वो यहाँ पे आपका जो है एक तरह से प्ले करेगा रोल इसमें आपकी इक्वेशन में। तो ये हम लोगों ने एक बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर हम लोगों ने कैपिलरी डिप कर दी, और डिप करने के बाद हम लोगों ने ये हाइट देखनी है कि आपका जो लिक्विड है वो कितनी हाइट तक ऊपर गया है कैपिलरी में। उसके बाद जहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे गामा इक्वल्स टू हाफ आर एच पी क्यू, सॉरी पी जी। ये आपका पी नहीं है, ये इसको रो बोलेंगे हम। रो है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रो लिखते हैं। गामा आपका क्या है? सरफेस टेंशन है। आर है आपका रेडियस ऑफ द कैपिलरी, एच है आपकी हाइट, और रो है आपकी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ये आपको फॉर्मूला लगा के हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपकी कैपिलरी में आपका लिक्विड जो है वो कितना राइज हुआ है। उसके बाद आता है डी नॉय मेथड। डी नॉय मेथड एक्चुअली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्या है आपकी प्लैटिनम इरिडियम की रिंग जो है वो अटैच की गई होती है। तो इसमें होता क्या है, आपका ये डायग्राम है। आप रिंग जो है वो अपने लिक्विड में डिप करते हो। डिप करने के बाद रिंग को धीरे धीरे ऊपर उठाते हो, वेट रखते हुए, साथ में आपके इंस्ट्रूमेंट में धीरे धीरे वेट रखते हुए उसको उठाते हो। और हम वहां तक उठानी है जहां तक आपका जो वो फिल्म बनी हुई है रिंग के ऊपर लिक्विड की वो टूट नहीं जाती है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो जहां पे वो टूट गई वहां पे आपने पॉइंट नोट डाउन करना है। और उसके बाद इसका फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे है, गामा इक्वल्स टू dial reading in dynes upon 2 into ring circumference into correction factor। करेक्शन फैक्टर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर है वो उन्होंने दिया होता है पहले से ही।
और आपका जो रीडिंग है डायल की वो यहाँ पे आएगी, जो आपको डायल दिखाई दे रहा होगा जिसके ऊपर नंबर नंबर बनेंगे सर्कल सा, यहाँ से हम लोग रीडिंग नोट करेंगे, वो यहाँ पे दिखेंगे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है 2 इंटू रिंग सरकमफ्रेंस, जो ये रिंग है, रिंग का कितना सरकमफ्रेंस है वो नोट डाउन करना है, और साथ में आपका करेक्शन फैक्टर। उसके बाद ये यहाँ तक जो है आपका मेथड्स है। मेथड्स के बाद आपका जो आएगा वो है हमारा टॉपिक स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड। स्प्रेडिंग, लिक्विड को स्प्रेड करने के लिए हम लोग क्या क्या मेथड्स यूज करते हैं। तो लिक्विड को स्प्रेड करने के लिए एक तो ऑलिक एसिड की अगर हम ड्रॉप डालें पानी के ऊपर तो वो इमीडिएटली स्प्रेड हो जाएगी पानी में। तो वहां पे हम लोग देखें, आपका ऑलिक एसिड क्या है, वो है आपका स्प्रेडिंग लिक्विड जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाटर जो है वो आपका सब लेयर लिक्विड है जिसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरली जो आपका स्प्रेडिंग है वो कैसे होती है, जो आपकी एडहेसिव फोर्सेस हैं जब ज्यादा हो जाती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, तब आपकी स्प्रेडिंग होती है आपके कोई भी लिक्विड की। अब स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट क्या है? स्प्रेडिंग कॉफिशिएंट है कि आपका हम दो चीजें देखेंगे, एक तो है वर्क ऑफ कोहेजन और एक वर्क ऑफ एडिशन, जो भी ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आपको सिलेंड्रिकल शेप है, यहाँ पे अगर हम इसको कट करें दो हिस्सों में तो आपको एक मिल जाएगा आपका जो है गामा एल, और एक मिल जाएगा आपका दूसरा जो है गामा एल डैश। ठीक है जी। तो ये अलग अलग आपको सरफेस दिखाई दे रहे होंगे। तो कोहेसिव फोर्सेस जो है, अगर हम प्योर लिक्विड को दो आपको जो है सिलेंड्रिकल शेप्स में कट कर दें तो उसके बाद जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी का लगेगा, सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज होने के बाद वो क्या लगेगा, डेल्टा डी ए। ठीक है। तो यहाँ से हमें WC जो है आपका है वर्क ऑफ कोहेजन इक्वल्स टू आपका रो एल डी ए प्लस डी ए इक्वल्स टू 2 आपका ये सेकंड वाला जो है सिलेंडर गामा एल डी ए। तो इसमें हमें जो डी ए है यानी कि आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो उसको अगर हम लोग यहाँ पे जो है आपका डीए जो है वो इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बचती है वो आती है आपकी WC इक्वल्स टू 2 गामा एल। तो ये है आपका वर्क ऑफ कोहेजन का फॉर्मूला। उसके बाद वर्क ऑफ एडिशन देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके एक हमारे पास जो है सब लेयर है आपकी लिक्विड की, जो स्प्रेड हुआ है लिक्विड वो है, और दूसरी आपकी सब लेयर है जिसके ऊपर स्प्रेड हुआ है। तो वहां से अगर हम वर्क ऑफ एडिशन निकालें तो वर्क ऑफ एडिशन हमारे पास आ जाएगा WA इक्वल्स टू गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग अगर एक माइनस करें एक दूसरे के साथ, यानी कि WA को माइनस करें WC से, क्योंकि WA ज्यादा होना चाहिए ना जब आपको कोई भी लिक्विड स्प्रेड करना है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व आउट करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगी S इज इक्वल्स टू गामा S माइनस गामा L प्लस गामा एल एस। यानी कि यहाँ पे गामा एल क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ स्प्रेडिंग लिक्विड। गामा एस क्या है, जो आपकी जिसके ऊपर वो स्प्रेड हुआ है यानी कि जो आपकी सब लेयर है लिक्विड की। और गामा एल एस है जो है वो है आपका इंटरफेशियल टेंशन। तो अगर आपको कोई भी लिक्विड जो है वो स्प्रेड करना है तो यहाँ पे आपको S की वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपका लिक्विड जो है वो स्प्रेड होगा। उसके बाद एक अगर ये नेगेटिव हुआ, S की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वहां पे आपका एक फ्लोटिंग लेंस सा बन जाएगा, यानी कि वो ग्लोब्यूल सा बन जाएगा आपका लिक्विड के ऊपर ऑयल का। तो वहां पे जब आपका फ्लोटिंग लेंस बन जाता है तो वहां पे दैट मीन्स कि वहां पे जो आपकी S की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है।